मगध प्रदेश में जो भाषा बात की जाती थी उसको मागधी कहते हैं। तो वास्तव में जो भाषा है वो मागधी है। फिर ये पाली भाषा कैसे क्या नाम दिया गया? तो उस समय तो सब याद किया जाता था, लिखा नहीं जाता था। पहली बात तो श्रीलंका में 1st सेंचुरी BC में इसे लिखा गया है। तो जब लिखा गया तो उन्होंने इस भाषा में, क्योंकि बुद्ध के वचनों को लिखा, उसको संरक्षित किया, तो उन्होंने ये नाम दिया कि पाली। पाली की परिभाषा उन्होंने कैसी दी? यानी जो बुद्ध के वचनों का पालन पोषण करता है, ऐसी भाषा है, इसलिए उसको पाली कहा गया। तो इसलिए उस मायने में असली नाम मागधी है, लेकिन हम पाली कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाली भाषा में ये प्रिजर्वेशन एंड प्रोपगेशन का काम करती है भाषा। किसका? बुद्ध वचनों का, इसलिए उसको पाली कहा गया। और संस्कृत, क्योंकि पहले असंस्कृत भाषा थी, उसको सुसंस्कृत किया गया, इसलिए उसको संस्कृत भाषा कही गई। तो इसलिए ये बुनियादी भाषा समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले पाली है या मागधी है, और उसके बाद संस्कृत भाषा आई है। और भी बहुत सारे वक्तागण हैं जो इस डिटेल में जाएंगे। अभी तो उतना ज्यादा समय नहीं है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पहली बात अपने मन में से शंका निकाल दे कि पाली संस्कृत से पुरानी भाषा है या नहीं। ये बात हमको विनय पिटक से पता चलता है कि सबसे पुरानी भाषा पाली है और संस्कृत बाद में आई है, और इसलिए संस्कृत में बाद के बुद्धिज्म लिखा गया है। सबसे जो थेरावादा बुद्धिज्म है वो पाली में लिखा गया है। और पाली या संस्कृत दोनों भी ओरिजिनल नाम नहीं है। संस्कृत का ओरिजिनल जो भाषा है वो छंदस है, और पाली का जो ओरिजिनल भाषा है वो मागधी है। तो ये टॉलस्टॉय की कहानी खत्म कहाँ होती है कि सारी जिंदगी खजाने पे बैठ के भीख मांगता रहा। आज हम भारत और भारत के बौद्धों की स्थिति ऐसी है। खजाना हमारे पास है और हम दुनिया के सामने भिखारी ऐसे बने हुए हैं। मैं उस खजाने की कुछ मोहरों को आपसे परिचित कराने की बात करूंगा। क्या होता है कि ये जो विषय रखा है, हम डॉक्टर, अरब में जेब बन गया। अरब से जब ये ग्रीक में गया तो ग्रीक के लोगों ने ये सोचा कि जेब का मतलब सीने पर लगी हुई पॉकेट होगी, तो उनके यहां सीने के लिए जो भाषा, जो शब्द था वो था सिनुस। तो सिनुस के कारण उन्होंने जेब का सिनुस से बना साइन थीटा। तो शब्दों के धागे पकड़िए तो यात्रा चलती है। भाषा अपनी भाषा होने से पहले बोली होती है। बोली को जब क्रमिक रूप से व्याकरणबद्ध किया जाता है, और व्याकरणबद्ध होने के बाद जब उसमें साहित्य रचना होती है, तब उसको भाषा बोलते हैं। दुनिया की सभी जातियों में, कौमों में शुरू में बोली जो होती छांदस होती है। क्यों? क्योंकि हमें छंदों में काव्यात्मक रूप से याद करना आसान होता है। इसलिए वेदों के भाष्य पाणिनि के व्याकरण से नहीं होता है। वेदों के भाष्य सायण के व्याकरण से होता है। सायण यही कल्याण में उनकी समाधि है, महाराष्ट्र में समाधि है। पाणिनि जो है अनुष्टुप छंद के आविष्कार करता है, और हमारे जितने महाकाव्य हैं, जिनको रामायण, महाभारत और बीच के और जो काव्य हैं, ये ज्यादातर काव्य सब के सब अनुष्टुप छंद में है। और ये रचना पाणिनि की है। ये भी सिद्ध करता है कि ये सारे संस्कृत ग्रंथ बहुत ही कालांतर के हैं। फिर भी हम इसके विस्तार में न जाकर, जैसे हम देखते हैं मगध, सवेरे के सत्र में बता रहे थे ना कि हम पाली को मूलतः मागधी बोलते थे, क्योंकि मगध प्रांत में बोली जाती थी। एक समय ऐसा था कि मगध जो था दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता था, कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत नहीं, दुनिया का कहा जाता था। मगध, महामगध, ये शब्द यात्रा करते हुए महामद, मोहम्मद, मुहम्मद होता चला गया। ये शब्द ऐसी यात्रा का आप देखते हैं कि उर्दू में, फारसी में, अरबी में शब्द है बुत, अलबुत, बुत परस्त,
बुद्ध शब्द बुद्ध के लिए है। सुमन्यास बौद्ध श्रमणों के लिए जो शब्द है वो सुमन्यास, वो श्रमणों से उत्पन्न है। ये ऐसा नहीं कि हम आपको सिद्ध कर रहे हैं हमको बुद्ध से प्यार है, भगवान बुद्ध से प्यार है, हम इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। हमारी जो 2006 में पुस्तक छपी थी बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य, उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा था बौद्ध सूफी हो गए। उस किताब को लखनऊ में एक मुस्लिम स्कॉलर ने मस्जिद बुलाकर और अपनी मैगजीन में उस चैप्टर को छापा और वहां मेरा व्याख्यान कराया कि आपकी उत्पत्ति की जड़ें कहां से हैं। पाली भाषा जो मैं एक एक शब्दों के ऊपर बता रहा हूं, ऐसे कुछ शब्द हैं। जैसे अपना पाली भाषा का शब्द है मेत्ता, कहने की आवश्यकता नहीं, मेत्ता का अर्थ क्या है, मेत्ता। अब शब्दों के कभी कभी ठीक ठीक वही अर्थ रहते हैं और कभी कभी उनके निहितार्थ देखे जाते हैं। मेत्ता शब्द हिब्रू भाषा में बिस्तर के लिए है। बिस्तर क्या होता है, हमारे लिए सुखदायी होता है। बिस्तर पर हमको सुख मिलता है, मित्र से हमको क्या मिलता है, सुख मिलता है। मेत्ता हिब्रू में मेत्ता शब्द यहां से जाकर मेत्ता हो जाता है और यही लैटिन भाषा में मैट्रेस हो जाता है। मैट्रेस गद्दा विज्ञान की एक शाखा निर्मित करता है जिसको मेटलर्जी बोलते हैं, धातु विज्ञान। मेटलर्जी में क्या करते हैं हम, रॉ मटेरियल को, रॉ मैटर को सुखद स्थिति में लाने के लिए पिघलाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग करते हैं और उसको किसी प्रकार से उपयोगी बनाते हैं। लेकिन अभी आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि मेटलर्जी की उत्पत्ति मेत्ता से है या मैट्रेस की उत्पत्ति मेत्ता से है। लेकिन जब शब्दों की यात्रा करते हैं, मैं इस जब लखनऊ मैंने पढ़ा था तो मैंने डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी को फोन किया। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम काम करता है वो नंबर सिस्टम कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। कितने लोग जानते हैं कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, द्विअंक प्रणाली पर काम करते हैं, जिसको हम 0 और 1 कहते हैं या ऑन और ऑफ कहते हैं। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम आया क्रमिक रूप से भारत से चीन गया धम्म। चीन में एक किताब है द बुक ऑफ आई चिंग। बुक ऑफ आई चिंग, इसके बारे में विवरण दिया एक ईसाई मिशनरी ने जर्मन मैथमेटिशियन लिबनिट्ज को, और लिबनिट्ज ने उसके आधार पर बाइनरी नंबर सिस्टम डेवलप किया जिस पर आज कंप्यूटर काम कर रहा है। गर्व से सीना खुल जाने वाली बात है कि इस भाषा से कंप्यूटर चल रहा है। लेकिन मिथ्यावादी कहते हैं यही सबसे सुंदर भाषा है उनकी, जो बिटिया है वो लेकिन दोनों के बीच माँ बेटी जैसा संबंध है। मैं इसके लिए कहता हूं संस्कृत या पाली, इनके बीच माँ बेटी जैसा संबंध है। आप कहो कि बेटी पहले हुई है कि माँ पहले हुई है, विवाद करना अच्छी बात नहीं है, दोनों का आदर करने की जरूरत है। और सच में जैसा कि डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने कहा, संस्कृत साहित्य की सबसे पहले रचना बौद्धों ने ही की है। उसके बाद में और साहित्य संस्कृत में रचा गया। सबसे पहले के सारा का सारा त्रिपिटक इस संस्कृत में रचना की गई, जिसे हम महायान बोलते हैं। और मैं दो बातों को आप सब प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं। एक बात तो भाषा को लेकर विवाद और दूसरा यान को लेकर विवाद। बुद्धिज्म है वो सब पाली में लिखा हुआ है, और उसके बाद जो महायाना या वज्रयाना वो सब संस्कृत में देखने को मिलता है। तो इस हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को भी देखे तो ऐसा लगता है कि पाली पहले थी और संस्कृत बाद में थी, इसलिए बाद का जो बुद्धिज्म है वो संस्कृत में लिखा गया। तो फिर और एक भी प्रश्न आता है कि फिर उस समय में कौन सी भाषा थी? अगर संस्कृत नहीं थी बुद्ध के समय तो फिर कौन सी भाषा थी? और आमतौर पर हमको सुनने को जो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, देवों की भाषा है, अलग अलग प्रकार की बातें बताई जाती है। तो इसलिए हमको हिस्टोरिकल बेसिस पे समझना है कि वास्तव में कौन सी भाषा सबसे पुरानी है और वो संस्कृत की तुलना में पहले है या बाद में है, इन बातों को जानना जरूरी है।
तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि विनय पिटक में देखने को मिलता कि कुछ भिक्षु लोग उस वक्त भगवान बुद्ध के पास गए, जो खास करके ब्राह्मण या जो पढ़े लिखे कहते हैं उस समाज के, और उन्होंने कहा, उस वक्त की जो भाषा थी, आमतौर पर यह कहता है कि वेद जो है ना संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उस वक्त संस्कृत नहीं, वो जो भाषा लिखी गई थी उसको कहते हैं छंदस। तो छंदस में लिखा गया था। तो ये भिक्षु भी गए और उन्होंने कहा कि जैसे वेदों को छंदस में लिखा है, हम चाहते हैं कि आपकी ये वाणी जो है उसको हम छंदस में डालें। तो भगवान बुद्ध ने साफ मना कर दिया। तो क्यों मना कर दिया? तो एक तो यह कारण है कि वो आम भाषा नहीं थी, और दूसरा ये जो छंदस भाषा है इसको व्याकरण नहीं था, यानी ग्रामर नहीं था इस भाषा का, और जिस भाषा का ग्रामर नहीं होता उसको अनसिविलाइज्ड भाषा कहते हैं या असंस्कृत भाषा ऐसा कहते हैं। तो ये मुख्य दो कारण है, एक तो ये आम भाषा नहीं थी, दूसरा ये असंस्कृत भाषा थी, यानी जिसमें ग्रामर नहीं था जिसका, तो इसलिए भगवान बुद्ध ने मना किया। तो फिर हम देखते हैं कि फिर ये संस्कृत भाषा कब बनी। तो भगवान बुद्ध का तो 6th सेंचुरी BC की है, उस समय की बात है। 4th सेंचुरी BC में एक पाणिनि नाम का ग्रामरियन, उन्होंने जो है इस छंदस को व्याकरण लिखा, ग्रामर लिखा, और क्योंकि ये छंदस असंस्कृत भाषा थी, इस असंस्कृत को सुसंस्कृत किया, इसलिए इस भाषा का नाम संस्कृत गिरा। संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले असंस्कृत थी, उस असंस्कृत भाषा को पाणिनि ने ग्रामर लिखकर, व्याकरण लिखकर सुसंस्कृत किया, इसके लिए उस भाषा का नाम संस्कृत गिरा। और उसी तरह